हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका क्लास 12th बायोलॉजी के लिए हाफ ईयरली के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखिए, मैंने पहला वीडियो बना दिया था, जिन्होंने नहीं देखा है ये वाला वीडियो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें मैंने यूनिट फर्स्ट आपकी पूरी कंप्लीट करवा दी थी। ठीक है, अब हमें इसकी आगे की यूनिट को देखना है, तो चलिए हम देखते हैं। और यहाँ पर आप देखिए क्लास 12th है, बायोलॉजी का है। और देखिए, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव भी चैप्टर नंबर पहले के प्रैक्टिस करा दी है प्रश्न बैंक के ही। देखिए, आप सब देखेंगे कि प्रश्न बैंक से आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा आता है, और आप लोग ऐसा मन में मत बिठाइए कि प्रश्न बैंक से नहीं आता है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव का कुछ ऑब्जेक्टिव आपके नहीं आ पाते हैं और इसमें से डायरेक्ट ही, तो इसके लिए आप किसी अन्य गाइड वगैरह से पढ़ सकते हैं, या फिर आप बुक को ही रीड कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने हैं तो बुक को सबसे अच्छे रीड करिए, एनसीईआरटी को। उससे आपके एक भी नहीं, मतलब छूटेगी, बुक से तो आएगा, बुक से ऐसा हो ही नहीं सकता कि बुक से ना आए। तो यदि उसको नहीं कर पाते हैं तो दूसरी गाइड वगैरह से, जो परीक्षा बोर्ड होती है, परीक्षा अध्ययन, सभी से आप एक एक बार पढ़ लीजिए, जिससे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए हमें आज देखना है जीव विज्ञान। आप देख सकते हैं क्लास 12th है, और बायोलॉजी जनन यूनिट के हमने देख लिए थे। तो जनन यूनिट से 16 नंबर का आना है। वैसे तो अभी पूरा नहीं फॉलो हो पाएगा, क्योंकि पूरे चैप्टर नहीं पूछे जा रहे हैं, केवल 13 तक भी पूछे जा रहे हैं, तो उसमें से कुछ चैप्टर नहीं है, तो पूरा नहीं फॉलो हो पाएगा, लेकिन मोस्टली फॉलो हो जाएगा ब्लूप्रिंट। तो जनन देखिए, जनन हम देख चुके थे। अनुवांशिकी तथा विकास, इस चैप्टर को देखेंगे, मतलब इस यूनिट को देखेंगे। इसमें 3 चैप्टर हैं। ठीक है, 6, 7 और 5, 6 और 7। ठीक है, ये तीनों इसमें है, इसको हम देख रहे हैं आज। ठीक है, उसके बाद मानव कल्याण जीव, इसमें 2 चैप्टर रहेंगे, क्योंकि एक हट गया है, 9वां चैप्टर हट गया है, तो 8 और 10 इसमें रहेंगे। ठीक है, उसके बाद 8 10 हो जाएगा, 11 12 और 13। ठीक है, 11 12 इसमें रहेंगे और 13 इसमें रहेगा, तो इतने हमें कंप्लीट करने हैं। तो अनुवांशिकी तथा विकास के हम देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस वीडियो में खास ये रहने वाला है कि आज हम आंसर भी साथ में देखेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेना। तो चलिए हम डायरेक्ट ही चलते हैं यूनिट नंबर सेकंड पर। तो हमारी सेकंड यूनिट कौन सी है? अनुवांशिकी तथा विकास। तो चलिए, ये रही हमारी यूनिट सेकंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट सेकंड है वंशागति तथा विविधता, मतलब यूनिट सेकंड में 5वां अध्याय है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ, और ये ऑब्जेक्टिव है वो हम अलग से ही सॉल्व कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव अभी नहीं करेंगे, हम केवल क्वेश्चन देखेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आंसर के साथ हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न में मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और डेफिनेटली आपको पूछा जाता है, तो ये प्रश्न आप कर लीजिए। और थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा दूँ, आंसर आपको क्लियर दिखे, तो जूम करके मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये रहा, और इसका आंसर आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या फिर इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसका पीडीएफ भी डालने जा रहा हूँ, तो जो जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसको पीडीएफ भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो पीडीएफ के लिए भी आप लोग वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि कई लोग हैं जिनके पास प्रश्न बैंक अवेलेबल नहीं है, जिनके मार्केट में भी नहीं आया है कई लोगों के, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो पीडीएफ भी डाल देते हैं। जिनको वैसे पढ़ना है तो वैसे भी पढ़ सकते हैं, आप कंफर्टेबल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पीडीएफ भी डाल दूंगा। ठीक है, तो मेंडल ने अपने प्रयोग में, देखिए वेबसाइट पे थोड़ा वेट करना होगा, उसमें थोड़ा टाइम लगता है उसको पीडीएफ बनाने में, उसमें अपलोड करने में। ठीक है, और आप लोग थोड़ा वेट करिए, पीडीएफ आ जाएगा, 1 से 2 दिन में आ जाएगा। यदि आज नहीं आ पाता है तो कल आ जाएगा। ठीक है, 1 दिन का समय लग सकता है, तो आप लोग विजिट करते रहिए। ऐसा नहीं है कि कल ही आएगा, हो सकता है आज भी आ जाए, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसमें आज भी डाल दूंगा। ठीक है, तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया? इसके कुछ कारण हैं। तो देख सकते हैं मटर का जीवन चक्र छोटा होता है, जिससे प्रयोग करने में कम समय लगता है। ठीक है, और साथ ही इसमें परपरागण होता है, आसानी से सफलतापूर्वक हम कर सकते हैं। ठीक है, और द्विलिंगी, तो इसका मतलब होता है, जो पौधा होता है द्विलिंगी होता है। ठीक है, तो हम आसानी से इसमें परपरागण करा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कुछ कारण हैं, ये आप यहाँ पर 3 से 4 कारण कर सकते हैं। ठीक है, 5 भी कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका देखिए इस चैप्टर से, यहाँ पर आप देखिए जो अनुवांशिकी तथा विकास है, इसमें से देखिए 2 नंबर के 2 आने हैं, 3 नंबर के 1 आना है, 4 नंबर का 1 आएगा। ठीक है, तो 4 नंबर तक के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। ठीक है, तो इसलिए 4 पॉइंट तो आप करके रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक तो ये हुआ। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है मेंडल का प्रभाविता का नियम लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देख लीजिए, और इसको अच्छे से आप इसका देखिए, जो यहाँ पर देखिए लंबा पौधा हमने लिखा, टी लिया, और स्मॉल टी या बोना पौधा, तो इसमें देखिए इस प्रकार से क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने के बाद तो ये हमें प्रभाविता का नियम दर्शाना होता है कि प्रभावी लक्षण कैसे शो होते हैं संकर जो पौधे होते हैं उनमें। ठीक है,
उसके बाद आगे देखते हैं, तो यहाँ तक आपका हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण भी आपको समझा देना है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन भी इसमें इंपॉर्टेंट है, एक संकर क्रॉस क्या होता है। तो एक संकर क्रॉस का आप इस प्रकार से समझा सकते हैं, और ये हो जाएगा एक संकर क्रॉस। और द्विसंकर क्रॉस देखिए, इसका आप चाहें तो वो बना सकते हैं जो हम बनाते हैं ना चेकर बोर्ड, ठीक है, तो उसको भी बना सकते हैं एक संकर द्विसंकर क्रॉस में, ठीक है। तो द्विसंकर क्रॉस ही हो जाएगा। देखिए 2 नंबर में पूछेगा तो आप सिंपल सा लिख देंगे ना, तो नंबर मिल जाएगा। उत्परिवर्तन को परिभाषित करना, तो ये लिख दीजिए, इसको करना है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं, 4 में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं मेंडल के विसंयोजन नियम को उदाहरण से समझाइए। तो विसंयोजन नियम क्या होता है, पृथक्करण का नियम होता है, ठीक है, या युग्मकों की शुद्धता का नियम जो होता है, तो ये होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको यहाँ तक देखिए। उसके बाद आगे भी लिख लेना है आपको, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये आपका पूरा हो जाता है यहाँ तक, ठीक है। ये 4 नंबर में पूछा जाएगा, दीदी पूछा जाएगा, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद अगला देखते हैं। अगला है इसमें हीमोफीलिया रोग क्या है, समझाइए। तो हीमोफीलिया रोग क्या होता है, इसको आप समझा सकते हैं इस प्रकार से, और पढ़ना चाहें वरदान तथा भी पढ़ लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हीमोफीलिया। उसके बाद देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वो हो जाता है हमारा जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर लिखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीनोटाइप तथा फिनोटाइप में अंतर। तो इसमें देख सकते हैं जीनोटाइप एवं फिनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप किसी जीव के जीन संगठन को व्यक्त करता है, जबकि फिनोटाइप है यह जीवों की प्रत्यक्ष रूप से आकार, रंग और स्वभाव आदि को। फिनोटाइप यानी आप कैसे दिख रहे हैं, ठीक है, आपका शरीर का स्ट्रक्चर क्या है, आपका रंग रूप ये क्या है, तो ये फिनोटाइप होता है। जीनोटाइप जीन के अंदर के जो संगठन होता है उसको जीनोटाइप बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा भी आप देख सकते हैं, और इसमें कोई 3 से 4 कर लेना, ठीक है, 3 कर लेना, ठीक है। तो 3 यहाँ पर अंतर हो जाएंगे। अब टेस्ट व बेस्ट बैक क्रॉस को भी समझाना है, तो टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस इनको भी आप देख लेना एक बार। टेस्ट क्रॉस क्या होता है और बैक क्रॉस, ठीक है, और ये करना ही है, ठीक है। टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस ये करना ही है। इस प्रश्न जो करेंगे नहीं, यही नहीं करेंगे आप, तो फिर क्या करेंगे, इन्हीं में से तो क्वेश्चन आना है। देखिए ये सभी क्वेश्चन इतना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं अगला, ठीक है। अगला इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम से आप क्या मतलब क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, तो डाउन सिंड्रोम को भी आप कर लेना। अब देखिए स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम भी करना है मेंडल का, तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। और इसमें देखिए ये तो हम देख ही चुके हैं, मेंडल द्वारा मटर के पौधे के चुनाव के उपयोग क्या है, ठीक है, जिसको हम देख चुके हैं वही है। और ये है देखिए स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 4 नंबर में प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है। मेंडल के स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम स्पष्ट करना है, ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी आप इसको कर लेना, 4 नंबर में ज़रूर आता है। उसके बाद मनुष्य में लिंग के निर्धारण की प्रक्रिया को समझाना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में हर बार आता था एमपी बोर्ड में ये, ठीक है। अब 4 नंबर में आने लगा है, 3 नंबर में भी पूछ सकते हैं, तो इसको उसी हिसाब से आप लिख देना, ठीक है। लिखना तो पूरा ही पड़ेगा, पूरा प्रोसेस है तो प्रोसेस तो पूरा ही लिखना पड़ेगा आपको। तो इस प्रकार से आपका यहाँ तक पूरा ये हो जाता है आपका लिंग निर्धारण, ठीक है। चलिए अब हमारे चैप्टर नंबर 5 के पूरे हो गए। चैप्टर नंबर 6 जो है आपका वंशागति के आणविक आधार, इससे देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पहला ही है, आरएनए के प्रकार लिखिए, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में है ये प्रकार है, ये आएगा 3 नंबर में या 2 में आएगा, ठीक है। तो 2 में आए तो केवल नाम लिख देना, और यदि 3 में आए तो थोड़ा समझा भी देना, जैसे राइबोसोमल आरएनए है, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए होता है। तो जैसे राइबोसोमल आरएनए है, केवल नाम लिखने को बोलता, नाम लिख देना, ठीक है, के प्रकार लिखिए और उसको समझाइए, ठीक है। जैसे हम नाम लिखना है तो राइबोसोमल स्थानांतरण संदेहभाग इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन समझाना है तो समझाना है तो इसमें इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा राइबोसोमल आरएनए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाता है हमारा स्थानांतरण आरएनए, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए जो होता है। और उसके बाद होता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए जिसको बोलते हैं, संदेशवाहक यानी मैसेंजर, ठीक है। उसके बाद डीएनए आरएनए का पूरा नाम जैसे आपको पता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आनुवांशिक कूट की विशेषता, अरे ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने टिक नहीं करवाया। आनुवांशिक कूट की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आनुवांशिक कूट की कोई 2 विशेषताएं इसमें पूछी हैं, आप 3 से 4 कर लेना, 4 नंबर में पूछे तो 4 लिख देना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी हो जाती है आनुवांशिक कूट की विशेषताएं। और उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और देखिए ये सभी क्वेश्चन आपके देखिए त्रैमासिक में भी आपने देखे होंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इनमें से डेफिनेटली आए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं आए हैं और आएंगे ही, ठीक है, बस आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, यहाँ से हो जाएगा आपका कोडॉन, ठीक है।
कोडोन एवं एंटीकोडोन को परिभाषित करना है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, एंटीकोडोन क्या होता है, कोडोन क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा एंटीकोडोन कोडोन। ठीक है, अब देखिए सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, क्रिक ने जो सेंट्रल डोग्मा दिया था इसको आपको समझाना रहता है और ये आपका 4 नंबर में जनरली क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो सेंट्रल डोग्मा क्या होता है इसको लिखिए। ठीक है, थोड़ा और आप विस्तार में लिख सकते हैं कि इसमें तो केवल इतना ही दिया है, तो वैसे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, लेकिन 2 में पूछे तो 2 में लिख देना। ठीक है, अब डीएनए की संरचना, डीएनए का संरचना का चित्र बनाइए, तो ये वाला भी क्वेश्चन भी आप देख लेना, इसको चित्र बनाना। ठीक है, तो रासायनिक संरचना इसकी हमें बेसिकली लिखनी होती है, तो इस प्रकार से देखिए डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है इसको उस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, और यदि आपने किसी अन्य गाइड से क्वेश्चन कर रखे हैं तो उससे भी कर लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इसी को याद कीजिए। डीएनए अंगुली छापन वही है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, तो इसको आप देख लेना, और इसके जो उपयोग हैं, तकनीकी प्रक्रिया है, ये ज़रूर याद करना। ठीक है, इसके उपयोग जरूर कर लेना डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के। ठीक है, ये तो वैसे आपका जो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है उसमें आ जाता है, लेकिन इसमें ही दिया है इसमें, तो इसमें आप कर लीजिए, करना कहीं पर है, वो भी चैप्टर पूछे जाना है। वाटसन क्रिक का द्विकुंडलित मॉडल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर के लिए। ठीक है, तो ये वाटसन क्रिक का जो मॉडल है इसको कर लेना। ठीक है, तो ये तो वैसे आप त्रैमासिक तक कर ही चुके होंगे, बस इसका रिवीजन करके जाना। और देखिए डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने के लिए हर्चे और चेस का प्रयोग। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर्चे चेस का प्रयोग कर लेना, तो ये हमारा हर्चे चेस का प्रयोग हो जाता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद डीएनए आरएनए में अंतर, और ये अंतर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, 4 अंतर, और इसी प्रकार से प्रश्न आएगा, बिल्कुल 4 अंतर इसी प्रकार से पूछा जाएगा, और बिल्कुल चेंजेस भी नहीं रहेगा, कोई 4 ऐसे ही लिखा आएगा पेपर में। ठीक है, तो डीएनए आरएनए में अंतर जरूर करना, बाकी क्वेश्चन आप पर नहीं हो रहे हैं तो ना करो, लेकिन डीएनए आरएनए में अंतर जरूर करना। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक हो जाता है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम अगले चैप्टर के विकास यानी इवोल्यूशन। इवोल्यूशन जो चैप्टर है आपका, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसको देख लेते हैं जल्दी से, इसको खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये यूनिट हमारी बची है, उसके बाद हम अगली यूनिट के देखेंगे। अवशेषी अंग किसे कहते हैं? ठीक है, टिक कर लीजिए, साथ ही आंसर भी याद कर सकते हैं। मनुष्य के अवशेषी अंग लिखिए। ठीक है, तो अपेंडिक्स, साइनस, अक्लडार्ड, टॉन्सिल्स, आँख की कंजाइटिवा इसके उदाहरण है। ठीक है, तो इस प्रकार से समझात अंग कर लेना, समवृत्ति अंग कर लेना, साथ ही ये किन्हीं 2 संयोजी कड़ियों के नाम लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से हो जाते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ से हम अगले पेज पे बढ़ते हैं। अगले पेज पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, देखिए ये रहा आपका उत्परिवर्तनवाद को संक्षेप में समझाइए। उत्परिवर्तनवाद क्या होता है, इसको संक्षेप में समझाना है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए 4 नंबर से क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा आपका आधुनिक मानव विकास को समझाइए। ठीक है, तो यहाँ से नीचे तक, यहाँ तक समझा सकते हैं आधुनिक मानव विकास। ठीक है, और उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इस चैप्टर में से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट समझात समवर्ती अंगों में अंतर भी आपसे पूछ सकते हैं, अंतर पूछ सकते हैं, या भी ये पूछ सकते हैं कि क्या होते हैं ये, और उनके उदाहरण भी। तो बस अंतर में वही करना है, और 3 से 4 अंतर आप कर लेना। ठीक है, इसमें टिक नहीं करा मैंने, तो ये भी आपका पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि समझात समृद्धि पूछा जाता है, और 4 नंबर की बात करें तो इस 4 नंबर में आते हैं। ठीक है, डार्विनवाद बहुत इंपॉर्टेंट, डार्विनवाद क्या है? ठीक है, अब इसमें बाकी भी प्रश्न है जो मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, वो भी आपके प्रश्न है, लेकिन ये आपको प्रायोरिटी में रखना है ये प्रश्न। ठीक है, आप, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल इन्हीं को करके जाइए, जो लोग बहुत ही अच्छा परसेंटेज बनाना चाहते हैं, ठीक है, वो पूरे ही करके जाइएगा। ठीक है, डार्विनवाद क्या है विस्तार से समझाइए। तो डार्विनवाद का आप देख सकते हैं, इस प्रकार से डार्विनवाद यहाँ से पूरा हो जाता है। ठीक है, यहीं तक हो जाएगा डार्विनवाद, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब देखते हैं अगला, डार्विनवाद और लेमार्कवाद में अंतर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में अंतर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यूरे और मिलर का प्रयोग। ठीक है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे ना जैव रासायनिक उत्पत्ति का पता चलता है कि कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई, और इन्हीं का ज़्यादा मतलब सफल माना जाता है प्रयोग, कि ऐसे ही जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। और इसके पिछले की जितनी भी मतलब जितनी भी थ्योरीज दी गई या फिर सिद्धांत मतलब वगैरह, तो उसमें उतना ज़्यादा वैज्ञानिक विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है लेटेस्ट है, और ये इसको माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जैव रासायनिक का आपका जो उत्पत्ति के संबंध में मिलर और यूरे का जो प्रयोग है, इसको जो सचित्र कर लेना, केवल चित्र बनाने भी आ सकता है, एनसीईआरटी में आपको दिया होगा ये वाला डायग्राम, तो केवल चित्र भी आ सकता है,
है या पूरा समझाने के लिए आ सकता है तो पूरा समझा भी सकते हैं, चित्र बनाना है तो चित्र भी बना सकते हैं। इसमें नामांकित नहीं है तो नामांकित भी कर लेना, क्योंकि नामांकित चित्र आता है, एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे अध्याय नंबर हो जाता है आपका 7वीं, यानी विकास। अब आगे की यूनिट रह गई है, इसमें 8 है और 10 है यूनिट, अगली जो यूनिट है हमारी, तो उसके भी हम देख लेंगे, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। और उसके बाद अगला है जो 10वां चैप्टर है, ठीक है, उसके भी देख लेंगे। उसके बाद हमारा 11, 12 और 13 रहेगा, उसके भी हम देख लेंगे। बस आप कंप्लीट करते जाइए, काफ़ी आपके पास टाइम है। बस इतने, जैसे मैं बता चलता हूँ, इसी क्रम में आप कंप्लीट करते जाएंगे ना तो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। केमिस्ट्री के, फिजिक्स में आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, तो रेगुलर वीडियो आ रहे हैं, तो जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं बता है। साथ ही आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी जगह जुड़ जाइए जानकारी टीच से, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि त्रैमासिक परीक्षा की तरह ही हाफ ईयरली के एग्जाम में भी वैसे ही हेल्प करी जाएगी। और आपको पता है कि जो प्रश्न यहाँ बताए जाते हैं वो आपके पेपर में मिलते हैं, और इसी लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अब ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो चलिए इसको एंड करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।